ओके, तो अभी हम बताते हैं। ठीक है, ओके। तो भाई आपका क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ मैं कैलकुलेट करनी है मुझे। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है जी, 2 मोलर HCl सॉल्यूशन की मुझे डेंसिटी चाहिए। और मेरे पास कितना सॉल्यूशन है? ये मेरे पास है 250 ml। ठीक है जी, इसकी मुझे डेंसिटी चाहिए। अब डेंसिटी का मुझे फॉर्मूला बताइए क्या होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। मास डिवाइड बाय मास वॉल्यूम। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बहुत बढ़िया। अब ये होगा टोटल मास, ये होगा टोटल वॉल्यूम। यस और नो? अरे यस और नो? यस। हाँ जी बिल्कुल। तो यस। हम करेंगे क्या, जो अब मोलैरिटी का ज़रा फॉर्मूला लिखिए। मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। अब यहाँ पर जो मास है ये तो सिर्फ सॉल्यूट का है ना। अरे यस और नो? ये मास, ये W जो है ये तो सिर्फ सॉल्यूट का है। समझ में आई बात? व्हाट आई सेड? यस सर। ये मास तो सिर्फ सॉल्यूट का होता है ना, W जो है। यहाँ पर तो हमें टोटल मास चाहिए, तो हम टोटल मास के लिए क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, मोलैरिटी के फॉर्मूले में यहाँ पर ये सब चीज़ें डालिए और मास निकालिए कि हमारा HCl का कितना मास होगा। निकालिए ज़रा कितना मास होगा जी। इतने 2 मोलर HCl के अंदर 250 ml का अगर मैं सोल्यूशन लूँ तो कितना होगा जी? 2 डिवाइडेड बाय W डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है जी HCl का? 36.5। 36.5। वेरी गुड, 36.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है जी? 250। तो ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 2। तो W कितना हो गया हमारा? 36.5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, यस और नो? अरे भाई यस और नो? यस सर। ठीक है, कितना हो गया जी आंसर हमारा? कितना आया आंसर? 18.25। वेरी गुड, 18.25 ग्राम तो हमारा HCl है। और इसके साथ कितना पानी ऐड हुआ है? 250 ml। और हम वाटर की डेंसिटी जानते हैं, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? अरे भाई वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1। अरे यस और नो? यस सर। हाँ, Yes, वाटर की sir. डेंसिटी 1 होती है, तो इसका 250 ml का मतलब हो गया 250 ग्राम। तो ये हमारा टोटल मास हो गया 18.25 प्लस 250, इट विल बी इक्वल टू द टोटल मास। बताओ जी कितना हो गया मास? 268.25 मेरा पास आ गया टोटल मास। इतना हो गया इक्वल टू W, इतने ग्राम। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है जी? डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास कितना हो गया मेरे पास? 268.25 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है मेरे पास? 250। वेरी गुड, 250। अरे निकल जाएगी डेंसिटी। यस सर। अरे समझ में आया जी? मोलैरिटी और डेंसिटी में किस तरीके से हम रिलेशनशिप निकालते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को इंटरलिंक करते हैं। यस सर। कोई सवाल किसी का? आगे आते हैं। सर एक बार रिपीट कर दो। इसमें तो मैं क्या रिपीट करूं मेरे भाई। डेंसिटी निकालनी है 2 मोलर HCl की, जो कि 250 ml का मेरे पास सोल्यूशन है। ठीक है, तो पहले तो मैं निकालूंगा कितना मास है HCl का मोलैरिटी के फॉर्मूले से। तो मास मेरे पास आ जाएगा 18.25। और देखो पूरे सॉल्यूशन में जो टोटल मास होगा उसका कितना होगा? HCl का मास और वाटर का मास। अरे इन दोनों चीज़ों से ही तो बना है सॉल्यूशन, तो टोटल मास तो उतना ही रहेगा।
तो 250 क्यों? क्योंकि जितना ml होता है उतना ही ग्राम होता है वाटर का डेंसिटी, क्योंकि उसकी 1 होती है। ठीक है, यस और नो? यस सर। तो 18.25 में मैंने 250 ऐड किया तो मेरे पास टोटल मास आ गया, या आ गया 268.25। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया टोटल वॉल्यूम से जो कि 250 ml है, तो हमारा आंसर आ गया, जो भी आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए। 1.73। ठीक है जी, 1.7। 1.7, चलो 1.7 ग्राम्स पर बट ऐड क्यों किया ml। क्या बेटा क्या किया? सर? ऐड क्यों किया? ऐड इसलिए किया क्योंकि मुझे डेंसिटी में जो मास जो लगाते हैं हम, वो टोटल मास होता है, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूट का नहीं, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, इसलिए। ओके ओके, एक क्वेश्चन इससे Yes, रिलेटेड, sir. एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और करते हैं, उसके बाद अपने लिमिटिंग रिएजेंट पे आते हैं। यहां पर डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है जी, डेंसिटी इतनी गिवन है, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द मोलैलिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, मोलैलिटी निकालनी है, तो बताइए ज़रा मोलैलिटी कैसे निकलेगी? मोलैलिटी कैसे निकालेंगे भाई? इसकी डेंसिटी दी हुई है, 3 मोलर NaCl की जो डेंसिटी है वो इतनी है। ओके, आपको मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी क्या होता है जी? मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बताइए जी कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। नो आइडिया? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी भी था। खैर, ये मोलैरिटी जो दी हुई है, ज़रा बताओ मोलैरिटी क्या होता है? मास पर W by m पर लीटर। into में 1000 by ठीक है, volume अगर मैं in सिर्फ ml, इसकी यूनिट पूछूं, यूनिट कितनी होती है मोलैरिटी की? मोल्स, molar मोल्स पर मोल्स लीटर। बाय मोल लीटर। पर मोल्स पर लीटर होती है ना। अब ज़रा देखो, सुनो, ये है मेरी मोल्स पर लीटर। मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स पर केजी। मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। देखो थोड़ा सा रिलेशन, ये लीटर है, ये किलोग्राम है, डेंसिटी दी हुई है, तो थोड़ा सा सोचो क्या हो सकता है, कुछ तो होगा, एटलीस्ट कहीं तो कोई ना कोई रिलेशन निकलेगा। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर वॉल्यूम दिया हुआ है क्या? इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ? तो वॉल्यूम को आप कंसीडर कर लो, 1 लीटर की बात हो रही है, दोनों में आसान रहेगा। वॉल्यूम को बात कर लो कि जी 1 लीटर की बात हो रही है। ठीक है, चलो अब सुनो मेरी सर, बात। हाँ जी बोलिए। सर अगर ग्राम पर ml को हम किलोग्राम पर लीटर में करें तो? कर लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आप कर सकते हो। आप उसको अरे आपने अभी बताया था मोलर का मोलारिटी का फॉर्मूला डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2000। वो एप्लीकेबल नहीं है, वो एप्लीकेबल नहीं है। मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज था, क्योंकि वो सिर्फ उसमें मास जो होता है ना, उस वाले जो फार्मूला जो बताया था उसमें मास ना सिर्फ सॉल्यूट का था, टोटल मास नहीं था, इसलिए दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, तो आइए जी। अरे भाई एक बात बताओ, मास मेरे पास ये जो है 3 मोलर का मतलब है 3 मोल्स किसके हैं? ये NaCl के हैं।
कितने लीटर में है? 1 लीटर में, यानी कि 1000 ml के अंदर। यस और नो? और उस साइड कितनी गिवन है? लो जी, 3 मोल NaCl जो हैं वो 1000 ml के अंदर हैं या नहीं? इसके अंदर होने चाहिए, सॉरी 1000 किलोग्राम में, सॉरी 1000 ग्राम्स में। मोलैलिटी गिवन है, क्या गिवन है? गिवन क्या है जी? मोलैरिटी गिवन है, तो सही लिखा था हमने। मोलैरिटी। हाँ, तो फिर सही लिखा था हमने। इट इज़ इन 1000 क्या? ml। वेरी गुड, ml में गिवन है। अब इस 1000 ml को आप क्या किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो? यस सर। कैसे करोगे बताओ मुझे? अरे Divide by डेंसिटी, 1000. वेरी गुड, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास निकालना है तो मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है? 1000। डेंसिटी कितनी है जी? डेंसिटी कितनी है? 1.25। तो कितना आ गया मेरे पास? 1.2. कितना आ गया जी मेरे पास? 1 to 5। 1250। ये 1250 ग्राम आया है मास ऑफ द टोटल सॉल्यूशन। क्या है जी? मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन। चलो, मास आ गया टोटल सॉल्यूशन का। अब बात करते हैं मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी में मोल्स पर किलोग्राम में, कि किलोग्राम किस चीज का होता है? अरे ये तो सिर्फ सॉल्वेंट का होता है ना। तो कैसे निकाल? सॉल्यूशन का गिवन है ना, टोटल गिवन है। सॉल्वेंट का निकालना है तो कैसे निकालेंगे जी? मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to, always equal to, you know that, mass of the solute, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। very good, solute plus solvent। Plus solute. अब सॉल्वेंट का निकालने के लिए मुझे मास चाहिए सॉल्यूट का। अब सॉल्यूट का कैसे निकालूंगा जी? अब मुझे एक बात बताओ, NaCl के 3 मोल गिवन थे, यस और नो? यस सर। तो 3 मोल का मास कितना हो गया जी NaCl का? एक मोल का कितना होता है जी मास NaCl का? सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का 35.5। 58.5। 58.5। तो 3 मोल का कितना होगा? सर 59.5 नहीं होगा? क्यों बेटा? 23 and 35.5। 175. 175.5 ग्राम। 5. क्या आ गया जी NaCl का मास? NaCl का मास आ गया। मास ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूट का भी निकाल लिया। सॉल्वेंट का निकाल लोगे? अरे अब तो निकल जाएगा जी। कैसे निकालेंगे? टोटल कितना है मेरे पास? 1250। 1250 ये रहा, माइनस कर दो 175.5। तो कितना आ गया मेरे पास मास? 1074.5। वेरी गुड, 1074.5 ग्राम्स। ठीक है, अब जरा इस ग्राम को किलोग्राम में वापस लाओ। कितना हो गया? 1.0745 किलोग्राम। मोल्स कितने थे? 3। अरे मोल गिवन है, किलोग्राम गिवन है, क्या निकल जाएगा? मोलैलिटी निकल जाएगी। 3 डिवाइडेड बाय 1.0745। द आंसर विल बी 2.79 मोलल। ठीक है जी। तो डेंसिटी को हम इस तरीके से यूज करते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी में निकालने के लिए। मोलैरिटी से मोलैलिटी या मोलैलिटी से मोलैरिटी निकालने के लिए हम डेंसिटी का यूज करते हैं। ठीक है जी। अब आ जाइए हमारे आज के मेन टॉपिक पे, जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो भाई लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर, लिमिटिंग रिएजेंट की मैंने खास बात आपको ये बताई थी कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? क्या होता है जी लिमिटिंग रिएजेंट? जिसमें कम वेरी गुड। जो प्रोडक्ट को कंट्रोल कर, हाँ, जो प्रोडक्ट की यील्ड को कंट्रोल करता है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। मेन सबसे बढ़िया एग्जांपल तो ये है।
जो प्रोडक्ट की यील्ड को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी कि मेरे पास ये एक है H2 और है मेरे पास O2, ये मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। इसको मैं बैलेंस करना चाहूँगा तो क्या होगा, यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ भी 2 लग जाएगा। अब ज़रा मैं मोल्स की बात करूँ तो इसका ये मतलब होता है कि अगर मेरे पास 2 मोल H2 है तो वो 1 मोल O2 के साथ ही रिएक्ट करेगा। अगर गलती से मैंने 2 मोल O2 दे दिए तो कौन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, H2 खत्म हो जाएगा। H2 जल्दी ख़त्म हो H2 जाएगा। और कौन सा एक्सेस में बच जाएगा, O2 O2 शाबाश, बहुत बढ़िया। O2 तो इस तरीके से हम रिलेट करते हैं जी, इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल इससे एक अच्छा, इसको निकालने की सबसे बेस्ट टेक्निक मैं बता देता हूँ। सबसे बेस्ट टेक्निक इसको निकालने की, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की, एक काम करो, मैं आपके पास 2 रिएजेंट होंगे, पहले तो इससे निकाल लो कि वाटर कितना बना, निकाल लोगे। मैंने मान लो आपको मैं 2 ग्राम H2 दे दूं तो बता दोगे वाटर कितना बनेगा। एक चीज़ याद होगी आपको, मैं ग्राम में अगर चीज़ देता हूँ पहले उसको काय में कन्वर्ट करते हैं, मोल में कन्वर्ट करने, फिर मोल को जो भी चेंजेस हो रहे हैं दूसरे मोल में लेकर आते हैं और फिर उसको वापस ग्राम में ले आते हैं। इस तरीके से करते हैं या नहीं करते, अरे पिछली क्लास में बताया था या नहीं, यस ठीक सर। है। तो फॉर एग्जाम्पल एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि एक बात बताओ, मेरे पास 20 ग्राम ऑफ H2 है, बताओ मेरे पास वाटर कितना बनेगा, बताओ जल्दी से। 20 ग्राम H2 से कितना वाटर बनेगा, बीस ग्राम 20 H2 का ग्राम। मतलब कितने मोल हो गया, 20 ग्राम H2 का मतलब कितने 10 मोल, ग्राम। वेरी गुड, 10 मोल बेटा, 10 मोल, 10 मोल। भाई कैसे निकाल लिया भाई, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मोलर मास तो H2 का लिखा जाएगा, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 2 तो 10 मोल आ गया। बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात। अब जरा ये सोचो कि 2 मोल H2 जो है वो 2 मोल वाटर दे रहा है। अरे ये तो जितना लिया उतना दे दिया, अरे यस और नो, अरे यस और नो, यस सर। है ना। Yes, तो sir. अगर 2 मोल ही दे रहा है तो इसका मतलब ये हो गया 10 मोल देगा, सिंपल सी बात। अरे हाँ या ना, यस 10 सर। मोल है, ठीक है। अब 10 मोल अगर वाटर दे रहा है तो 10 मोल वाटर का कितना मास होगा, 10 मोल वाटर का 20. कितना मास होगा, अरे भाई गिवन 180 मास, वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर Given. मास। अरे वाटर का मोलर मास 18 होता है ना, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 10, तो W कितना 180. मेरे पास आ गया, W विल बी इक्वल टू 180 ग्राम। 180। चलो बहुत बढ़िया, मेरे पास अगर 20 ग्राम H2 होगा तो इतना मेरे पास मिल जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको इसी से रिलेटेड, बिल्कुल इसी से रिलेटेड देता हूं। मीटिंग इज ओवर, ओके चलो दोबारा ज्वाइन करते हैं जल्दी, लेट्स कनेक्ट बैक। जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। सर 2H2 2 मोल कैसे हुआ, ये तो 1 मोल होगा ना। क्यों बेटा, वहाँ H2 के पहले 2 लिखा तो है, तो 2 H2 हैं तो इसका मतलब 2 मोल है। यस ओके, तो वापस आते हैं, कहाँ गए, हाँ जी, तो ये है हमारा, तो ठीक है। चलो अब दूसरा पार्ट इसका मैं ऐसे देता हूँ आपको कि जी ऐसा है, 20 ग्राम तो मैंने H2 दिया था, अब मैं आपको 20 ग्राम ही, अभी भी मैं 20 ग्राम आपको O2 दूंगा, मुझे बताओ कि वाटर कितना बनेगा। 20 ग्राम H2 दिया, 20 ग्राम O2 दिया, तो वाटर कितना बना, 20 हैं जी 20 नहीं, 20 कैलकुलेट कर लो बेटा, पहले कैलकुलेट कर लो, 40 ग्राम। अरे पहले कैलकुलेट कर लो प्यारे बच्चों,
बताया था कि इससे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे पहले। तो मोल मोल्स कितने हो गए जी? निकालेंगे। तो 20 डिवाइडेड बाय 32। अरे 20 डिवाइडेड बाय 32 क्यों? 32 क्यों? अरे मोलर मास ऑक्सीजन का 32 होता है। अरे यस और नो? यस सर। 5/8 moles। जी 0.625। ये आ गया हमारा 0.625। ठीक है, इतने मोल हो गए किसके? ऑक्सीजन के। अब 1 मोल ऑक्सीजन का 2 मोल बना रहा है वाटर के, तो ज़रा बताओ इतने मोल कितने बनाएंगे? 1.5 मोल ऑफ वाटर। एग्जैक्टली अरे डबल कर देंगे ना, 0.625 को हम डबल कर देंगे, ये मेरे पास आ गया 1.25 मोल। 25। अरे यस और नो? इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना किसी को? नो सर। Yes. ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब 1.25 मोल आ गए, तो ज़रा बताओ 1.25 मोल का मास कितना होगा वाटर का? 12.5। 2.5। नहीं, 22.5 होना चाहिए। 22.5। 22.5 5 ग्राम ऑफ H2O। अरे भाई ये तो 180 ग्राम दे रहा था, ये तो सिर्फ 22 ग्राम दे रहा है। अरे समझ में आया? यस सर। ज़रा बताओ अब कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? अगर मैं आपको 20 ग्राम O2 दे दूं और 20 ग्राम H2 ऑक्सीजन। दे दूं, ठीक है, तो कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? वेरी गुड, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पूरा का पूरा 20 रिएक्ट करके इतना बना देगा। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को मैं और एक्सटेंड करता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई साहब आपने बता दिया कि ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, बहुत बढ़िया बात। अब ज़रा मुझे ये बताओ कि 20 ग्राम में से हाइड्रोजन गैस कितनी रिएक्ट हो गई, कितनी रिएक्ट हो गई और कितनी बच गई? कैसे निकालेंगे? कितनी रिएक्ट हो गई और कितनी बच गई? बिल्कुल सेम मेथड है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मेथड है। देखो, ऑक्सीजन मुझे पता है कि मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जैसे ही मुझे पता लग गया कि ऑक्सीजन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो दुनिया भर की आगे की सारी कैलकुलेशंस जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से ही होंगी। जो लिमिटिंग रिएजेंट आ जाता है हमारा, उसी से ही हमारी सारी आगे की फर्दर कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, चलो अब मुझे पता करना है कि मेरे पास जो हाइड्रोजन है वो कितना रिएक्ट हुआ और कितना बच गया। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो मेरे पास 20 ग्राम O2 थी। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ O2 थी, बहुत बढ़िया। 20 ग्राम ऑफ O2 थी, तो रिएक्ट करके कितने के साथ बनाएगी? ज़रा मुझे बताओ कि 20 ग्राम O2 में कितने मोल्स थे? अरे भाई 0.625 मोल्स थे या नहीं? 0.625 मोल। है ना? अब ज़रा देखो, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो रहा है, यानी कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मोल 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनाएगा। ओके, तो ज़रा मुझे बताओ हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए? अरे भाई हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए जी? 1.25। एग्जैक्टली 0.625 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 को, तो मेरा आ गया 1.25 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इतने मोल चाहिए। अब इतने मोल का अगर मैं वो निकालूं, मास कितना आ गया जी? 1.25 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना आ जाएगा? 52.5। है जी, 2.5 आ गया। अरे 2 से 2.5 मल्टीप्लाई ही तो करना है बस। 2.5 ग्राम आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ 2.5 ग्राम चाहिए जी हाइड्रोजन हमें 20 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए। अगर 2.5 ग्राम चाहिए तो कितना एक्सेस था, कितना एक्स्ट्रा हाइड्रोजन रह गई? 17.5 ग्राम। अरे पूरा क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? यस यस सर, आ ठीक गया। है, अब जिंदगी में अगर इस तरह का कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आप लोग? यस सर। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, अगर मैं आपसे कहूं
कि भाई साहब ऐसा था। चलो मैं दोबारा से क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। मेरे पास थे 2 हाइड्रोजन प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है जी। चलो 2H2O है ना। अब मैं आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करता हूँ। मैं कहता हूँ आपसे कि बेटा जी ऐसा था कि यहाँ पर मैंने 20 ग्राम तो हाइड्रोजन ली थी। सर बहुत बढ़िया, अच्छी बात करी आपने, इतना ले लिया। लेकिन मैंने 22.4 लीटर्स ऑक्सीजन ली थी एट STP। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? क्वेश्चन Yes, समझ sir, आ में गया। आया या सर आ नहीं? गया। भाई 22.4 लीटर STP पे देने का क्या मतलब है? मैंने क्या दे दिया? अरे मोल्स दे दिए। अरे यस और नो, मोल्स दे दिए ना, यस सर 1 है ना, 1 मोल दे दिया। अरे लीटर में कोई भी चीज़ अगर पूछी गई है या निकाली गई है तो उसका डायरेक्टली मतलब ये होता है कि मोल्स दे दिए। चलो कोई बात नहीं। अब ज़रा मुझे 32 ग्राम। है ना, कोई बात नहीं, जो भी है एनीथिंग, ग्राम की बात नहीं, हमेशा मोल पे आते हैं, मोल से कन्वर्जन करते हैं, हमेशा याद रखना। मोल निकाल लो, फिर जो जाए कर लो, उसके बाद फाइनल आंसर जो पूछा है वो दे दो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन का पहला पार्ट, हु इज द लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? बी पार्ट। सर ऑक्सीजन। अरे जो भी है देख लेना, अभी अपने आप देखना, फिर मुझे बताना कौन है, कैसे है, क्या है। हु इज द एक्सिस रिएजेंट, और कितना एक्सिस रिएजेंट बचा, हाउ मच लेफ्ट। ये बी पार्ट हो गया, 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। सी पार्ट हो गया मेरे पास कि सर ऐसा है, मुझे बताओ कि आपका वाटर कितना बना, व्हाट इज द थियोरिटिकल यील्ड ऑफ वाटर, कि वाटर कितना बना, ठीक है, थियोरिटिकली वाटर कितना बना। और आखिरी पार्ट मेरा ये कह रहा है कि सर जी आपने सब निकाल लिया, बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे जो पानी मिला ना, सिर्फ 5 ग्राम पानी मिला। 5 ग्राम इज द प्रैक्टिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड भी छोड़ो, एक्चुअल यील्ड मुझे सिर्फ 5 ग्राम मिली। तो आप मुझे बताओ कि आपकी परसेंटेज यील्ड कितनी होगी? ये 4 क्वेश्चन हमें करने हैं, और याद रखना लाइफ में ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और एवरीथिंग विल बी कवर्ड विद इन दिस क्वेश्चन ओनली। अगर आपको मैं इसके अलावा कोई भी कैसी भी कैलकुलेशन दे दूंगा, आप बहुत आराम से उसको कर लोगे। सबसे पहला पार्ट आपका इसमें सॉल्व करने का ये होता है कि अगर आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है तो उसको बैलेंस करो। रिएक्शन बैलेंस करने के बाद देख लो क्या क्या गिवन है। उसके बाद आपका जो तीसरा स्टेप होगा, तीसरा स्टेप के बाद ये है जी, सबसे पहले मोल्स निकाल लो दोनों के। भाई इसके कितने मोल आ गए? इसके आ गए मेरे पास 10 मोल। ऑक्सीजन के मेरे पास आ गए 1 मोल। अरे कैसे आया ये बताने की ज़रूरत है? नो सर। बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया बात। तो अब ये चीज़ तो आप देख कर ही पहचान सकते हो कि जी ऐसा है, 10 मोल को तो 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए होंगे, जो कि हमारे पास है नहीं। लेकिन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को सिर्फ 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है जी? अरे हमारा O2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। O2। वेरी गुड, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे करेंगे कि प्रूफ तो मैंने करने का ये तरीका आपको बताया लिमिटिंग रिएजेंट का। ये पहले 1 मोल से वाटर निकाल लो, फिर 10 मोल इससे वाटर निकाल लेना, जिसका वाटर कम आएगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। Limiting reagent। वेरी गुड। अब इन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर जी एक्सिस में कौन होगा? सर बता दिया, अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन होगा एक्सिस में, H2 होगा जी एक्सिस में। अगर ये हमारा एक्सिस में है, तो कितना एक्सिस में है? तो ये चीज़ आपने पता कर ली कि सर जी ऐसा था, हमने पता लगाया था 1 मोल के साथ 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करने थे, और 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करने का मतलब था 4 ग्राम हाइड्रोजन यूज हो रही है। अरे अगर 4 यूज हो रही है तो कितनी बची? 16 ग्राम। बहुत बढ़िया। यानी 8 मोल। 6 हैं, सॉरी 1 मिनट,
हाँ 16 ग्राम हमारा एक्सिस हाइड्रोजन बच गया। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी हुई। चलो आगे भी निकालते हैं। जरा अब बताओ जी थियोरेटिकल सर? यील्ड। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, कहाँ से? पहले से रिपीट कर दीजिए। स्टार्टिंग से ही? नो नो नो, इस टाइम ये वाला यहाँ से, ये मतलब लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर का है प्लीज। फ्लो टूट जाता है भाई, अच्छी बात नहीं है ये। खैर, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मैंने आपको ये बताया कि जी ऐसा था, 1 मोल हमने ऑक्सीजन लिया हुआ है, 10 मोल हमने हाइड्रोजन लिया हुआ है। तो देख लो वाटर किससे कम बन रहा है। 1 मोल ऑक्सीजन से आधा मोल वाटर बनेगा, 10 मोल हाइड्रोजन से कितना बनेगा जी? 10 मोल वाटर बनेगा। तो आधा मोल कम हुआ ना, तो ऑक्सीजन से कम बन रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। बात खत्म, पहला वाला पार्ट क्लियर। अब ऑक्सीजन अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो हमारा हाइड्रोजन क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट होगा। जी बोलिए। सर जी बोलिए। सर हमें ये पता कैसे चला कि 1 मोल से 0.5 ग्राम ऑफ वाटर बन रहा है? 0.5 ग्राम की बात नहीं करी बेटा, मोल की बात करिए, आधा मोल। जैसे 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, सॉरी ठीक है, 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। हाँ तो ये आई थिंक मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो अगर 1 मोल 2 मोल वाटर बना रहा है तो 1 मोल वाटर यहाँ पर 2 मोल बनाएगा वाटर, 2 मोल H2O बनाएगा। और अगर 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर बना रहा है तो 10 मोल हाइड्रोजन 10 मोल वाटर बनाएगा। ठीक है, तो अभी भी भाई वाटर तो यहाँ कम है ना, 2 मोल वाटर कम है, तो ऑक्सीजन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हमारा हाइड्रोजन एक्सिस में है। अब कितना एक्सिस में है भाई? इतना हमें पता लग गया कि 1 मोल ऑक्सीजन का 2 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, हमारी केमिकल इक्वेशन बता रही है। तो इसका मतलब ये है 2 मोल यूज़ हो जाएगा, 2 मोल यूज़ हो जाएगा। तो 2 मोल यूज़ होने का मतलब है 4 ग्राम हमने यूज़ कर लिया। और अगर 4 ग्राम यूज़ कर लिया तो कितना रह गया, कितना बच गया? अरे 20 - 4 = 16 ग्राम, 16 ग्राम। इतना बच गया। अब बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जी वाटर की, थियोरिटिकल यील्ड ऑफ वाटर। अब मैंने एक चीज़ बताई आपको, अगर लिमिटिंग रिएजेंट जो भी आ जाता है, बाकी की सारी कैलकुलेशन हम उसी से ही करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है हमारा, तो ऑक्सीजन कितना है? 1 मोल है। तो ज़रा बताओ, 1 मोल अगर हमारा ऑक्सीजन है तो कितने मोल वाटर बनेगा? 2 moles. 2 मोल बनेगा। बहुत बढ़िया। 2 मोल अगर 2 मोल वाटर बनेगा, 2 मोल वाटर बनेगा, तो बता दो कितने ग्राम वाटर बनेगा? 32. अरे 32 ग्राम वाटर बनेगा। यस सर। ठीक है, सर अरे 32 ग्राम वाटर बन गया। वेरी गुड। अब मेरी एक्चुअल यील्ड, जब मैंने सच में रिएक्शन करा था, जब मैंने असली में रिएक्शन करा था, तो मैंने सिर्फ 5 ग्राम वाटर मिला मुझे, सिर्फ। लेकिन मिलना कितना चाहिए था? मिलना कितना चाहिए था जी? 32 मिलना चाहिए था, 32 मिलना चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, इसी की मैं परसेंटेज निकाल लूँगा, 5 / 32 भाई, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे कितने परसेंट थियोरेटिकल यील्ड हो गई? 5 / 32 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया मेरा 15.6% थियोरेटिकल यील्ड, जो मेरी परसेंटेज यील्ड आ गई। इसका मतलब यह है मेरा इतना परसेंट रिएक्शन सक्सेसफुल रहा। अब ये हम, अच्छा कोई भी रिएक्शन आप कर लो, 100% यील्ड तो बहुत ही कम रिएक्शन होते होंगे जिनकी 100% यील्ड होती है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, इसलिए पूरा रिएक्शन नहीं हो पाता। तो 100% यील्ड वाला तो शायद कोई रिएक्शन है ही नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ा कोई। ठीक है, हो भी सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने कोई नहीं पढ़ा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन किसके समझ में नहीं आया? ये क्वेश्चन समझ में आया सबके? हाँ जी बोलिए। सर थियोरेटिकल यील्ड 36 ग्राम होगी H2 की। 32 यार किसी ने बताई थी, मैंने लिख दी। 36 होगी, हाँ 18 और 18 18, into ठीक है 36 होगी। तो ये भी हमारा 36 हो गया। तो परसेंटेज यील्ड अपने आप चेंज कर लेना, जो भी है। ठीक है, थियोरेटिकल यील्ड जो आएगी वो 36 ग्राम आएगी, क्योंकि हमारा 2 मोल वाटर बन रहा है। ओके, तो 13.9%. ठीक है, 13.9%।
36 आ रही है थियोरेटिकली। जी हाँ, ऑक्सीजन का मोल निकालना बताइए। ऑक्सीजन का मोल कैसे निकाला? ओके, ऑक्सीजन का मोल कैसे निकाला? बेटा ऑक्सीजन का मोल मैंने निकाला था। ऑक्सीजन का मोल आपको वो याद है, मैंने आपको बताया था कि एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम हम निकालते हैं, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 इट विल बी इक्वल टू 1 मोल। सॉरी, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल निकालने का वॉल्यूम का एक ये फार्मूला भी है, ठीक है। तो अब ऑलरेडी 22.4 तो गिवन है, तो 22.4 से 22.4 कैंसिल, तो कितना हो गया? 1 मोल, इसलिए 1 मोल आया है वो ऑक्सीजन, ठीक है। आप ये चीज़ याद भी रख सकते हो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एसटीपी पे जो हमारा 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर्स होता है, ठीक है। आपको सेकंड पार्ट समझ में नहीं आया सर, कंफ्यूजन हो रहा है। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है तो इस क्वेश्चन को हम साइड करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम ट्राई करके देखते हैं। आइए, ये क्वेश्चन है हमारा, मैंने क्वेश्चन के अंदर 50 किलो नाइट्रोजन ली, नाइट्रोजन गैस, और 10 किलोग्राम्स क्या ले लिया जी? 10 किलोग्राम्स मैंने ली है हाइड्रोजन गैस। ये दोनों मिक्स करके मैंने क्या बनाया जी? अमोनिया बनाया है, ठीक है। इसके अंदर भी मुझे सारी सेम चीज़ें निकालनी है। वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि मेरा ए पार्ट, पहली बात जो मैंने पूछी गई वो ये है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। दूसरी बात मैंने यह पूछी थी कौन एक्सेस में है और कितना है। तीसरी बात मैंने क्या पूछी थी? मेरी NH3 की थियोरिटिकल यील्ड, यानी कि NH3 कितना बना। और आखिरी पार्ट मैंने ये कहा था कि मेरे पास मान लो अम, 40 किलो एक्चुअल यील्ड आई थी, तो परसेंटेज यील्ड कितनी हो? ये मेरा आपका सवाल है, ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप क्या करना है जी? जल्दी से बताओ। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया आपको? बैलेंस। वेरी गुड, Balance पहले करना है। रिएक्शन इक्वेशन लिख लो। क्या हुआ जी? H2 + N2 gives NH3। The H2 plus 3H2 मतलब gives 2NH3। ठीक है, यस सर। हो गई बैलेंस, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास हाइड्रोजन कितना है जी? 10 किलो, और नाइट्रोजन कितना है जी? 50 किलो, ठीक है। चलो आओ जी, अब करते हैं यहाँ पे अपना गेम स्टार्ट। 10 किलो के अंदर कितने मोल होंगे? मास बाय मोलर मास करेंगे फिर। हाँ बिल्कुल सेम भाई, मोल के लिए सेम फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है जी? 10,000 ग्राम। 10 भाई ग्राम ही तो है। 10,000 डिवाइडेड मोलर मास कितना होगा जी हाइड्रोजन का? 2 वेरी गुड, 2। 2 तो कितना हो गया हमारा? 5,000। 5,000 क्या मोल हो गए जी? 5,000 मोल हो गए किसके? हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन। ठीक है। अब जरा नाइट्रोजन के निकालो जी, कितने मोल हो गए? नाइट्रोजन के कितने मोल हो गए? कितने? 50,000 सर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता 14। 217। नाइट्रोजन का, अकेले नाइट्रोजन का होता है 14, और 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया जी? 28। निकाल लो जी, कितना हो गया? 85.7। 85.7।
चलो बहुत बढ़िया। अब ज़रा देखो 5000 मोल तो इसके हैं और इतने मोल नाइट्रोजन के हैं, मोल नाइट्रोजन के। अब मुझे बताओ अगर मेरे पास 5000 मोल हाइड्रोजन के हैं तो अमोनिया वो कितने मोल देगा? अगर मेरे पास 5000 मोल हाइड्रोजन के हैं तो वो अमोनिया कितने मोल देगा? कैसे निकालते हैं इसको? निकालने के लिए देखो ऐसे अपनाते हैं, इनको ऐसे अपनाओ कि जी ऐसा है जी 3 मोल ऑफ H2 2 मोल NH3 दे रहे हैं। अरे यस और नो? अरे दे Yes, रहे हैं या नहीं? तो 1 मोल H2 कितना देगा? 1 मोल H2 कितना देगा? 2/3 देगा, है ना? तो 5000 कितने देंगे जी? 5000 H2 देंगे 2/3 5000 by 3 मल्टीप्लाई बाय 5000। कितना आ गया जी आंसर मेरा? सर 3333.3 एग्जैक्टली 3333.3 बार, इतने मोल्स। तो मैं अगर इतना हाइड्रोजन लूंगा तो इतना मेरा इतना मोल मेरा क्या बनेगा? अमोनिया। चलो जी अब नाइट्रोजन की बात कर लो। अगर मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो 2 मोल अमोनिया दे रही है तो जी 1785.7 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने मोल अमोनिया देगी? डिवाइडेड बाय 2 बेटा डबल करेंगे ना, 1 मोल नाइट्रोजन 2 अमोनिया के दे रही है 2 into into 2 2 मल्टीप्लाई बाय 1785.7 तो कितना हो गया जी? 3571.4 कितना? 3571 3571.4 तो कौन कम है? सर 333 सर ये कम है ना? तो इसका मतलब कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? हाइड्रोजन। बात खत्म। ये वाली बात समझ में आई यहाँ तक सबको? yes sir ओके 1634 एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है ओके। चलो अब हमें क्या करना है, आगे क्या करना है? पहला पार्ट हमारा निकल गया कि सर जी कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? हाइड्रोजन। अब जरा बताओ एक्सेस में कौन है? एक्सेस में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होगी। एंड हाँ भाई वो सही बात, नाइट्रोजन होगी। अब कितनी एक्सेस में है? कितनी एक्सेस में है? हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारी जो नाइट्रोजन है वो इतने मोल्स है और हाइड्रोजन है इतने मोल। तो इतना हमें मालूम है कि सर ऐसा है 3 मोल हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल नाइट्रोजन देती है। तो 1 मोल हाइड्रोजन कितना देगी? 1/3 नाइट्रोजन देगी। अरे यस और नो? यस सर और हमारे पास है कितनी हाइड्रोजन? 5000। तो 5000 कितना देगी जी? 5000 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? $5000 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया जी? 1666.6 1666.6 ये आ गया। yes sir ओके चलो जी इतना मेरे पास क्या है, इतनी जो नाइट्रोजन है मुझे चाहिए कंप्लीट रिएक्ट होने के लिए। और मेरे पास है कितनी? मेरे पास 3571.4 इतनी सारी है। तो मैं क्या करूँगा जी? 3571.4 को माइनस कर दूंगा 1666.6 से। मेरे पास आ जाएगा कितना एक्सेस में है? कितना एक्सेस में है मोल्स? 1904.8 वेरी गुड 1904.8 इतने मोल्स एक्सेस में है। क्या चीज? नाइट्रोजन। अब इससे मैं क्या निकाल लूंगा? ग्राम निकाल लूंगा जी। इसके ग्राम कैसे निकालूंगा? कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो जी मोलर मास से। नाइट्रोजन का कितना हो गया? 28। तो इसको 28 से मल्टीप्लाई करो। इसको 533
5 3 सर 5 3 3 34.4 34.4 ये कुछ गड़बड़ कर दी क्या सर जी? सर तो हमने माइनस करके कि में 1904.8 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन मोल से से तो बेटा ये अमोनिया मोल्स, इतने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इतने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। एक मिनट यार, हमने अमोनिया निकाल लिया। ये वैल्यू हमें ये वाली नहीं रखनी है, हमें ये वाली वैल्यू रखनी थी 1785। तो 1785 माइनस 1666.6 ये निकालो, क्योंकि 50 जो हमने निकाले थे 50 किलोग्राम में इतने मोल आए थे ना 1785, तो इसलिए हमें यहाँ पर 1785 ही यूज़ करना है। 1785 माइनस 1666, तो कितना आ गया जी? कितना डिफरेंस है? 119.1 1191 मोल्स। इतने मोल यूज होंगे किसके? नाइट्रोजन यूज होंगे या एक्सेस होंगे? यूज होंगे या एक्सेस होंगे? एक्सेस एग्जैक्टली, इतने मोल एक्सेस है, इतने मोल एक्सेस में किसके? नाइट्रोजन के। अब इसको मोल्स हैं, मल्टीप्लाई कर लेना 28 से, आपके पास मास आ जाएगा ग्राम में नाइट्रोजन का। इतना हमारे पास एक्सेस में हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, अब वापस आते हैं जी। हमारा थर्ड पार्ट ये पूछ रहा है कि अमोनिया कितना बनेगा। तो अमोनिया को निकालने के लिए सिंपल सी बात, भाई 1333 कम है ना, 3333.3 ये कम है, तो इसी से ही इतना ही हमारा बन जाएगा। इतने मोल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इतने मोल, अगर इतने मोल है 333.3 मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होगा जी अमोनिया का? नाइट्रोजन का होता है 14 और 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कितना हो गया? 17। इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आया जी? 3333.3 मल्टीप्लाई बाय 17 566 एंड 6.1, तो ये मेरा आ गया 56.7 किलोग्राम। 56.7 किलोग्राम क्या बनेगा जी? अमोनिया। 56.7 किलोग्राम मेरा अमोनिया बनेगा। ठीक है, अब परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं जी? भाई एक्चुअल यील्ड 40 है, डिवाइड कर देना 56.7 से, मल्टीप्लाई बाय 100, हमारी क्या आ जाएगी? परसेंटेज यील्ड। यहां तक क्लियर हुआ? परसेंटेज यील्ड के लिए क्या बताया आपने? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। जी हाँ, खैर जो भी आएगा। सर ये समझ में आया कि एक्सेस नाइट्रोजन कैसे निकाली? एक्सेस नाइट्रोजन कैसे निकाली? अरे भाई नाइट्रोजन कितनी थी और कितनी यूज हो गई? नाइट्रोजन इतनी तो थी, अरे 5000 मोल 5000 मोल तो हाइड्रोजन के थे, और नाइट्रोजन ये है कितना गिवन थी? 50 किलो थी। ठीक है, 50 किलो में 1785.7 इतने मोल आ गए मेरे पास, इतने मोल थे स्टार्टिंग में। अब रिएक्ट कितना हुआ? रिएक्ट करने के लिए मैंने निकाला जी कि अगर 3 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल 1/3 के साथ रिएक्ट करेंगे, और 5000 मोल जो कि रिएक्शन में गिवन है, 5000 मोल 5000/3, इसका मतलब इतने के साथ रिएक्ट करेंगे। यानी कि इतने नाइट्रोजन जो हैं वो स्टार्टिंग में थे, इतने नाइट्रोजन रिएक्ट हो गए, तो कितने बचे? अरे दोनों को माइनस कर देना, उससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, जितनी कैलकुलेशंस होंगी वो सब मोल में कर लेना आप लोग, आंसर आपका मोस्टली एक्यूरेट आ जाएगा। एक्चुअल यील्ड तो मुझे पता नहीं है ना। एक्चुअल लीड निकाल तो ली 57 पॉइंट, अच्छा ये एक्चुअल लीड पता तो है, बताई तो थी 40 बताई थी जी, 40 बताई थी। थ्योरेटिकल यील्ड है भाई।
56.7 किलोग्राम। जी हाँ, और 70.6%। हाँ तकरीबन 70.6% के आसपास। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा तकरीबन सभी कुछ कंप्लीट हो चुका है, और इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा कि जो आपको नहीं कराया गया। एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। सर पहले तक समझ में आ रहा था, अभी कन्फ्यूजन है। पहले वाला अगर क्वेश्चन समझ में आया ना, ये भी वैसा ही है। कन्फ्यूजन इसलिए लग रही है क्योंकि हमने बहुत जल्दी किया है, बहुत हर चीज़ को सिस्टमेटिक वे में नहीं किया। ठीक है, हमने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है अभी, इसको ट्राई करना। उसमें सर जी हाँ बोलिए। सर अमोनिया की थियोरेटिकल यील्ड कैसे निकाली? अमोनिया की थियोरेटिकल यील्ड कैसे निकाली? हमारे पास एक्सेस जो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? H2 है। तो मेरे पास अच्छा H2 कितने मोल ऑलरेडी गिवन है? 5000 मोल गिवन है ना, 5000। अगर 3 मोल H2 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं, अगर 3 मोल H2 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं, तो 1 मोल H2 2/3 बनाएगा, और 5000 मोल 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5000 बनाएंगे। ठीक है, तो ये आ गए मेरे भाई, इतने मोल आ गए किसके? अमोनिया के। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 17 से, जो कि अमोनिया का मोलर मास है, तो मेरे पास आ जाएगा 56.7 किलोग्राम्स। ठीक है जी, इतने ग्राम आएगा, 56666 इतने ग्राम्स। तो जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो इतने किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द स्पीड। कैन यू डू सम कैलकुलेशंस ऑन W/W क्वेश्चंस? कैन यू डू सम क्वेश्चंस बेटा आप बताइए, अगर आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। देखो इन इस वाले क्वेश्चंस का, ये जो क्वेश्चंस हैं, मेन चीज़ इसमें समझने की ये है कि जो भी ग्राम में आपको गिवन है या लीटर में आपको गिवन है, सबसे पहले आप मोल निकाल लो। मोल निकालने के बाद अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट पूछा है तो क्या करो, दोनों रिएजेंट से आप प्रोडक्ट निकाल लो कि पहले वाले रिएजेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा मोल्स में, और दूसरे वाले से कितना प्रोडक्ट बनेगा। अगर पहले वाले में कम बन गया, जिसमें भी कम बनेगा प्रोडक्ट मोल्स के अंदर, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। फिर उसके बाद क्या करोगे जी? थियोरेटिकल यील्ड निकालोगे। थियोरेटिकल यील्ड निकालने के लिए क्या करना है, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है, देख लो जी, अगर एक मोल जितने भी मोल के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो हमारे गिवन मोल्स कितने के साथ रिएक्ट होंगे, कितने बनाएंगे। जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा मोल्स में आएगा, उसको फिर ग्राम में कन्वर्ट कर लेना आप, उसके मोलर किलो मास से मल्टीप्लाई करके। सर एक्चुअल यील्ड कैसे निकालते हैं? एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में गिवन होती है हमेशा, वो आप नहीं निकालेंगे। एक्चुअल यील्ड का मतलब है एक्सपेरिमेंट करने के बाद कितने ग्राम हमें प्रोडक्ट मिला। ओके और कोई चीज़? अब मुझसे अपने डाउट्स पूछ लो, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो चीज़ें आपको पूछनी है वो आप पूछ सकते हैं। सर थोड़ा चैप्टर 2 के से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, हम चैप्टर 2 के अंदर क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कुछ भी ऐसा है जो इम्पोर्टेंट ना हो। तकरीबन सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, वो नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरीज हैं वो सब। सर मोलैरिटी रिपीट कर दीजिए बेटा। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब वो लीटर ऑफ सॉल्यूशन हम लिखते हैं, अगर हम सॉल्वेंट भी लिखेंगे तो भी उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप सॉल्वेंट लिखना, क्योंकि मोलैरिटी लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो खैर अब जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास बाय मोलर मास, सिंपल सी बात, हमारे मोल्स आ जाएंगे तो W/m। और पर लीटर की अगर मैंने बात करी तो पर लीटर का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स।
और आगे जाके हम उसको एक्सटेंड अगर करना चाहें तो फाइनल फार्मूला ऐसे ही क्रिएट हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होते हैं बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ जो होते हैं वो ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं ऑक्सीजन 2 माइनस की, ऑक्सीजन 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ जरा कोई? अरे 10 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं होते, 8 तो अपने ऑक्सीजन के और 2 उसने लिए हुए हैं, टोटल मिला के 10 हैं। हाँ जी 10 होते हैं, ठीक है। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन माइनस के अंदर, फ्लोरीन का जो एनाइन है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 9 तो फ्लोरीन के अंदर होंगे और एक उसने लिया हुआ है, तो टोटल मिला के 10, ठीक है। अगर मैं नियॉन की बात करूं तो नियॉन के अंदर ऑलरेडी 10 ही हैं। अगर मैं सोडियम प्लस की बात करूं, सोडियम प्लस Na प्लस की, तो Na प्लस के अंदर क्या होगा जी? नॉर्मली तो 11 होने चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाल रखा है, 12 एक इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है बेटा, ठीक है। तो 11 होने चाहिए, एक निकाल रखा है तो 10 बचे। तो वो स्पीशीज जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं वो होते हैं हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सर आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था उसमें 2.5 की तरह आया था, एंड देन 22.5 2.5 जो था वो था डेंसिटी 1.25, और 22.5 क्या कह दिया आपने सर? आपने एग्ज़ाम में थ्योरी कितनी परसेंट होगी यार? देखो इतना मैंने तो ध्यान नहीं दिया है कि कितने परसेंट है। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूमेरिकल का पोर्शन ज़्यादा होगा, न्यूमेरिकल का पोर्शन ज़्यादा होगा। 22.5 पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये? 1.25 तो कहीं, अच्छा ये, अरे 1.25 मोल है जी वाटर का, ठीक है। अब मैं मास वाटर का कैसे निकालूंगा भाई? 1.25 को अरे भाई मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय W मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है जी? 18 होता है, तो ये हो गया 1.25 मल्टीप्लाई बाय 18, तो मेरा आ जाएगा 22.5, ऐसे आया है जी ये। क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होगा बेटा। फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो नॉर्मली आपका CBSE में या कहीं भी जो आता है वो 70 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसमें स्क्रॉल करिएगा प्लीज़, वहाँ नोट नहीं कर पाया था मैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी वाला फॉर्मूला। जी हाँ बिल्कुल, आप नोट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ सर जब आपने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया था तो सर आपने एक क्वेश्चन दिया था 13.567 डिवाइड बाय 8.1 into 2 डॉट। सर इसको एक बार करवा दीजिए। एक मिनट करा, दोबारा पूछिए अपना क्वेश्चन एक बार। सर 18.567 डिवाइडेड बाय 8.1 into 2 डॉट। 18.5 67 डिवाइडेड बाय 8.1 18.567 डिवाइडेड बाय 8.1 into 2 डॉट। 2 डॉट, ठीक है। इसको अब जो भी इसका आंसर आएगा ना एक उसमें आएगा सिग्निफिकेंट फिगर में, इसका आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इसका? 1.6 के आसपास आना चाहिए शायद। एटीन पॉइंट 567 डिवाइडेड बाय 8.1
एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, 1.14 आ रहा है, 1.146। ठीक है, अब मुझे बताओ इन तीनों के अंदर, इन तीनों में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है? 2 है ना, एक Two सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका मतलब आंसर जो आएगी वो एक सिग्निफिकेंट फिगर में आएगी, इसका आंसर 1 होगा, 1 डॉट बस। सर जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें मतलब पूरा पहले हम उसको आंसर हाँ, निकालिए, पूरा आंसर फिर जो निकालिएगा, उसके बाद करिएगा। करें उसको लिखते हैं। जी जी सर, W/W% एक बार बता दीजिए, लास्ट लेक्चर में क्लियर समझ गए। वही W/W% तो आपका सिंपल है, कितना मास आपका गिवन है सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वो होता है आपका। अरे भाई ये तो सिंपल सी बात है, 2 ग्राम चीनी 8 ग्राम पानी में आपने ले ली, तो 2 ग्राम तो आपकी चीनी हो गई, और सॉल्यूशन का कितना मास हो गया, 2 + 8 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया जी 2 ग्राम जो भी हमने चीनी ली है वो हमने 10 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर ले ली, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो गया हमारा 50%, सॉरी 20% हमारा सॉल्यूशन हो गया। W/W% के अंदर जो हम लेते हैं वो हम मास ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, मास ऑफ द टोटल सॉल्यूशन। ओके ठीक है, फिर और किसी का कोई सवाल? चैप्टर 1 के फॉर्मूले देखे जाएं तो सब लगता है कि मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में कोई डिफरेंस होता है? बेटा मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में ऐसा कोई खास फर्क नहीं होता, डेफिनेशन का फर्क होता है, सिर्फ एक डेफिनेशन का फर्क होता है। जी हाँ सर, W/V परसेंटेज में जो हम वॉल्यूम देखेंगे वो ml में देखें या फिर लीटर में? ml में देखते हैं जी। और सर सॉल्यूशन W/W परसेंट में? किस में बेटा? उसमें भी ग्राम होना चाहिए, दोनों में, W परसेंट दोनों में ग्राम होना चाहिए। सर जी लाइक 2 ग्राम शुगर इन 8 ग्राम वाटर है, तो सर लीटर्स में कैसे होगा? किस 2 ग्राम शुगर इन 10 ml ऑफ वाटर? नहीं, अगर W/V की बात कर रहे हैं आप, W/V की, तो अगर 2 ग्राम चीनी है और 8 ग्राम उसका वाटर में ऐड किया हुआ है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? टोटल वॉल्यूम तो 8 ही रहेगा ना। यस। तो इसलिए W/V और W/W में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। कोई चार्ट वगैरह है जिसमें सारे फॉर्मूले? हाँ बेटा, इंटरलिंक्ड होते हैं इसके सारे फॉर्मूले, क्योंकि देखो यहाँ पर मेन चीज़ है आपका मोल कंसेप्ट समझ में आ जाए, मोल से किस तरीके से एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, किस तरीके से रिएक्शन में मोल्स काम आते हैं, सब अभी तक देखो, हम अभी तक मोल के आगे बढ़े ही नहीं। इस चैप्टर में मोल के अलावा क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है सर? बेटा मोल फ्रैक्शन होता है कि कितने मोल किसी चीज़ के, सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के जो भी हैं, सॉल्यूट की मैं अगर बात करूं तो सॉल्यूट की अगर मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूट प्रेजेंट इन द टोटल नंबर ऑफ दिस मोल्स। टोटल नंबर का मतलब है सॉल्यूट और सॉल्यूशन के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास 1 मोल क्या नाम है इथेनॉल है और 1 मोल मेरे पास वाटर है, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया, तो आखिर में ये कहूँगा मैं कि पानी का मोल फ्रैक्शन क्या है जी? 0.5, और क्या नाम है इथेनॉल का क्या है मोल फ्रैक्शन? वो भी है 0.5, क्योंकि दोनों के बराबर बराबर मोल लिए हैं। आप जिस तरीके से मैंने फॉर्मूला बताया उसको अप्लाई करके देखना, दोनों में 1-1 मोल रखे, यू विल गेट द आंसर। सर जी हाँ, जो आपने बताया था लास्ट टाइम, जो एम्पेरिकल फार्मूला बनाता है परसेंटेज से, सर अगर उसमें लीस्ट वैल्यू से डिवाइड करने के बाद भी पहले तो हमने
उसको परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद उसको लीस्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो उसके बाद भी अगर वो वैसे जैसे पॉइंट में आ रहा है तो उसको क्या करेंगे? अगर पॉइंट में आ रहा है तो उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो एक इंटीजर बन जाए। जैसे अगर 1.5 आ रहा है, ठीक है, लीस्ट डिवाइड करने के बाद 1.5 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेना 2 से, तो वो जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी अपने आप, और सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो सारे मतलब इंटीजर में आंसर आ जाएगा। सर नोड्स एंड सर नोडल ऐसा कोई वो होता है? जी बेटा क्या होता है? सर FE6 और 5 कोई वो हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। FE605 FE605 देखो देखने को तो हो भी सकता है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि होगा, होता नहीं है वैसे। FE605 आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर उसको पॉइंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वो बन नहीं आपने कोई ऑक्सीजन ज़्यादा ही फाइबर। एक्यूरेट कर आपने कोई ज़्यादा ही एक्यूरेट कर दिया होगा, ये हो सकता है। जी हाँ बोलिए शाहजान। सर आपने बताया था कि जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बाय 22.4, ये सिर्फ गैसेस के लिए होता है। हाँ तो सर सिर्फ यही गैसेस के लिए होता है, फिर नंबर ऑफ मोल्स के सारे फॉर्मूले गैसेस के लिए होते हैं? नहीं, सिर्फ वही वाला जो है, जो वॉल्यूम वाला जो मैंने बताया था ना, वही गैसेस के लिए होता है। बाकी नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले आप सब चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ओके ठीक है। सर नोड्स एंड नोडल प्लेन क्या होती है? अच्छा करना है या नहीं देख लेना यार, उसमें नोड और नोडल प्लेन में क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कहीं भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 दिख रही है, ठीक है, वो आपकी नोड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर P की बात करूं, आपके पास कोई भी P ऑर्बिटल है, तो P कैसा होता है? P ऐसा होता है जी, फॉर एग्जांपल के एक डंबल इस तरफ है और एक डंबल इस तरफ है, तो इस तरह का होता है वो कुछ। अब देखो इसमें इस साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है और इस साइड भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, और बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं है, तो इसमें एक हो गई नोडल प्लेन। दिस इज कॉल्ड द नोडल प्लेन। तो इसमें तो मतलब याद करने की क्या ज़रूरत है, इसमें कुछ भी। एक नोडल प्लेन होती है, ठीक है, एक क्या नाम है होती है रेडियल नोड सर्कुलर वे में होती है। सर एटॉमिक स्पेक्ट्रम में कुछ बता दीजिए बेटा। मैं एटॉमिक अब कुछ मतलब क्या बता दूँ, आप टॉपिक पूछिए, दैट आई एक्सप्लेन। ठीक है, तो फिर मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली आपके जो डाउट्स हैं वो तकरीबन क्लियर ही हैं। फिर भी अगर किसी को कुछ लगता है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था सेकंड चैप्टर का, मैंने आपको मैसेज भी करा था। क्या इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, हो नहीं रहा मुझसे। क्या क्वेश्चन था, मुझे ध्यान नहीं है। An element with mass 81 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Assign the atomic symbol. 1 second। बताइए क्वेश्चन, बताइए अपना एक बार। बताइए क्वेश्चन बताइए। Sir, an element with mass number 81 contains 31.7% मास नंबर कितना है? 81 ओके, इसके अंदर contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Assign the atomic symbol. ओके 81 के अंदर 31.7% ज़्यादा न्यूट्रॉन हैं। इसका मतलब ये सोचो, अगर 31.7% न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं, तो क्या मतलब हो सकता है? आपके दिमाग ने इसको क्या सोचा? क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि कोई भी चीज़, उसका कोई भी एक एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास है, मतलब जो मास नंबर है वो 81 है, ठीक है, और उसके अंदर
31.7 न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं, इतने परसेंट न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, यही कह रहा है ना ये, Yes. ठीक है। तो देखो असल में इसमें ये, इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर 100 प्रोटॉन हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर 100 प्रोटॉन हैं, तो जो न्यूट्रॉन हैं इसके पास वो 131.7 होंगे न्यूट्रॉन्स, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो भाई आपको एक तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशियो दी हुई है, आप इसका रेशियो निकाल लो, जो भी आपका रेशियो है, ठीक है। जब रेशियो आप निकाल लोगे तो आपको उससे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डायरेक्टली एक बार आ जाएंगे। आप दोनों को ऐड करो, फॉर एग्जांपल चलो उसको करके देखते हैं। एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन का मुझे आप फोटो भेज सकते हो Yes, sir. प्लीज़। मिल गया क्वेश्चन, रहने दीजिए, मिल गया मुझे क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा ठीक है, इतने प्रोटॉन ज़्यादा हैं न्यूट्रॉन्स के अंदर, ठीक है। चलो मान लो आप एक काम करो, जो मेरे पास प्रोटॉन्स हैं, जैसे मैंने यहाँ 100 लिया, चलो मैंने कहा जी मेरे पास x प्रोटॉन है, ठीक है, और मेरे पास इसके कंपैरिजन में 31.7% ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हैं, यानी कि इसमें मैं ऐड कर लूँ 0.317 of x, it will be equal to the total number of the neutrons, ओके। मेरे पास इतने हैं प्रोटॉन और इतने परसेंट ज़्यादा न्यूट्रॉन हैं, तो मेरे पास टोटल न्यूट्रॉन इतने आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं दोबारा से अगर x ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास नंबर, यस और नो। अगर मैं इसके अंदर मैं ऐड करूंगा x तो मेरे पास मास नंबर आ जाएगा। तो ज़रा बताओ मुझे मास नंबर कितना, x की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये हो गया मेरे पास 1.317x, इतने हो गए मेरे पास न्यूट्रॉन, और 1.317x प्लस एक और x जो कि हमारे क्या हैं, प्रोटॉन्स, इट विल बी इक्वल टू 2.317x, ये हो गया मेरा मास नंबर 81। तो x की वैल्यू आप निकाल लोगे तो आपके प्रोटॉन आ जाएंगे, कितना आएगा देखो कैलकुलेट करके, 81 डिवाइडेड बाय 2.381 डिवाइडेड बाय 2.317, 34.95, यानी कि नियरली इक्वल टू 35 प्रोटॉन हो गए। अब माइनस कर लेना जी 81 में से, तो आपकी न्यूट्रॉन, खैर ज़रूरत नहीं होती न्यूट्रॉन की, तो ये एटॉमिक नंबर 35 किसका होता है, ब्रोमीन का होता है, तो ब्रोमीन 35 एंड 81, ये आ गया, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जी हाँ, सर हमें एटॉमिक मास कहाँ तक याद करने पड़ेंगे? कैल्शियम तक, ओके सर, ठीक है। फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं और कल मिलते हैं इंशाल्लाह। डिस्कस द नॉर्मेलिटी से अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। हम जब मैं कहा था जब टाइट्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्मेलिटी, वी विल स्टडी नॉर्मेलिटी, डोंट वरी, बट अभी तो ऐसे ही चलाओ, नॉर्मेलिटी के बारे में बाद में बात करेंगे। सर मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर रिप्रेजेंट करता है कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है किसी भी एटम में।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट 20 एलिमेंट, बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आप कोई भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आना चाहिए, वो तो आपकी मर्ज़ी होगी कि उसको कैसे और कितना लिख सकते हो। अब सर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, पेपर ही दे दूं क्या? ठीक है, तो तैयारी करो और कंसेप्ट देखो। देखो पेपर से डरा मत करो, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो रहा है, ठीक है। आपको कंसेप्ट कितना समझ में आया, मेन चीज़ ये है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है इंशाल्लाह फिर। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें हम हम इस तरह करते हैं 1:2 2:2 2p6, ठीक है। तो ये नियॉन का कन्फिग्रेशन है, ठीक है जी, नियॉन का ही है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं। और किसी का कन्फिग्रेशन में अगर फॉर एग्जांपल कोई और कन्फिग्रेशन है तो नियॉन 10 3:2 ऐसे भी लिख सकते हैं। जी हाँ, वैसे भी लिख सकते हैं आप। नोबल गैस के बाद नोबल गैस का जो लिखते हैं फॉर एग्जांपल नियॉन, उसके बाद 3:2 से स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगेन हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच, सो मच। ठीक है फिर प्यारे। ओके वो सर, व्हाट इज़ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम? बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है? ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन उस गरीब के पास रखने की जगह नहीं होती, तो क्या करती है, सब कुछ एब्जॉर्ब करने के बाद सब कुछ एमिट कर देती है। तो वो जो एमिटेड, जो वो ब्लैक बॉडी सब कुछ एब्जॉर्ब करने के बाद जो एमिट करती है, वो होता है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। 100% होता है, जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही दे दिया। लेकिन आज तक कोई भी ऐसी आइडियल ब्लैक बॉडी है ही नहीं, वो सिर्फ एक थियोरेटिकल की बात होती है। एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है पूरे स्पेक्ट्रम में से कुछ पार्ट हमने एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है, उसमें से ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की एग्जांपल होती हैं। पूरा स्पेक्ट्रम गिवन है, उसमें से कुछ आपको बीच में लाइन गायब मिलेंगी, वो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और एमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है, पूरा स्पेक्ट्रा गायब होता है, सिर्फ कुछ ही लाइन्स अवेलेबल होती हैं जो कि एमिटेड होती हैं, वो होती है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा। सो कैन यू प्रिंट सेंड अस सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू चैप्टर 2? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू सेंड देम। ठीक है, फिर अब वाइंड अप करें क्लास को, या सब ठीक है? ठीक है, फिर सी यू इन द क्रीसेंट स्कूल में मिलते हैं इंशाल्लाह कल एग्ज़ाम टाइम में। आपका पेपर 3:30 से स्टार्ट है, राइट? ठीक है, ओके देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो एंड टेक केयर, लव इज, गुड बाय। Allah Hafiz.